Assalamualaikum students. Chapter 1, lecture number 6, Biology for class 9. Today I'll teach you biological method. The scientific method in which biological problems are solved is known as biological method. सबसे पहले स्टूडेंट माइंड में ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो किससे रिलेट करती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, तो बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होंगी। तो इसका ओरिजिन कौन हुआ? इसका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों या ह्यूमन बींग्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। तो इसका ओरिजिन भी क्या कौन है? इन तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसका ओरिजिन भी कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे होती हैं और अगर ये क्रिएट्स होती हैं तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है? स्टूडेंट इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और स्टेप बाय स्टेप इस पर वर्क होता है ताकि इसे सॉल्व किया जाए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ग्रुप बनाकर बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और अपने अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते हैं और ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बायोलॉजिकल मेथड एक साइंटिफिक मेथड है जिसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए यानी कि जो प्रोड्यूस होती हैं। बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला जो बेसिक स्टेप है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? रिकग्नाइज़ करना चाहिए, तो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे जो बेसिक स्टेप है वो उसे क्या है कि रिकग्नाइज़ करना। सबसे पहले कि जो भी मसला है उसे जो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेट करता है उस मसले को फाइंड करना। अगर कोई भी बायोलॉजिकल डिजीज़ हो जाती है फॉर एग्जांपल कि इसके अगेंस्ट कौन सी फिर मेडिसिन यूज़ करनी है, और अगर बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है तो उसके अगेंस्ट फिर कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे होती है तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और अगर वायरल डिजीज़ हो जाती है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट फिर कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो उसके अगेंस्ट हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है ताकि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि कौन सी डिज़ीज़ के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करें, क्योंकि डिजीज़ तो डिफरेंट होती हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होती हैं। लाइक किडनी प्रॉब्लम होती है किसी को तो उसकी अलग मेडिसिन है, इसी तरह लिवर प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसकी अलग है, लंग्स प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उसकी अलग जो है मेडिसिन होती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करने के बाद उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया जाता है। जो हमारे स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन है। तो क्या किया जाता है? रिकग्नाइज़ करने के बाद उस प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो हमने रिकग्नाइज़ किया है क्या इसके मुताबिक है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो उसके मुताबिक है या नहीं। ज़्यादातर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट ही ऑब्जर्वेशन से होती हैं। तो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो उससे बिलोंग करती हैं उसे एक जगह पे एक्यूमुलेट किया जाता है, मीन उसे उस डेटा को एक जगह पे जमा किया जाता है। बायोलॉजिस्ट जो है अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ साथ न्यू ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसके लिए वो अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, यानी कि देखने की जो सेंस है उसे, सूंघने की, चखने की और छूने की जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, तो इन्हें वो यूज़ करते हैं। और इस ऑब्जर्वेशन की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस मीन्स कि जैसे कि वाटर का फॉर एग्जांपल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो मिकदार, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री है। तो ये डिजिट्स में, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन डिजिट्स में होती है बेसिकली। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी कि अब इससे रिलेटेड मलेरिया की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है।
हाँ, ये तो हमें पता है कि सेंचुरीज़ से जो है मलेरिया जो है वो एक किलर डिज़ीज़ रही है। इससे बहुत सारी जो हैं वो लोग जो हैं वो किल हुए, और इससे कि मलेरिया वो डिज़ीज़ थी जिसकी ट्रीटमेंट की उस वक्त ज़रूरत थी, जिस टाइम मलेरिया फर्स्ट टाइम जैसे कि लोगों में होना स्टार्ट हुआ था। 1878 में फ्रेंच फिजिशियन लावरेन ने मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड सैंपल लिए और उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसमें जो टाइनी क्रिएचर्स उसे नज़र आए कि या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, और वो जो टाइनी क्रिएचर्स थे वो उसे बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया और वो प्लाज्मोडियम के नाम से फिर फेमस हुए। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जर्व जो हमारे फैक्ट्स होते हैं और जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, बायोलॉजिस्ट जो है वो इंटेलिजेंस गैस करता है। ऑब्जर्व फैक्ट्स और जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से बायोलॉजिस्ट इंटेलिजेंस गैस जो है वो कायम करता है, जो इस बात को यानी कि जाहिर करता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पॉसिबल आंसर क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंट जो गैस होते हैं, इंटेलिजेंट गैस को स्टेटमेंट में पेश किया जाता है, मतलब उसको एक स्टेटमेंट दी जाती है और इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। आप समझे कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका आंसर क्या होगा, पॉसिबल आंसर क्या है। ठीक है, अब उसे एक स्टेटमेंट में पेश किया जाता है और इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो है इज़ अ स्टेटमेंट मेड बाय साइंटिस्ट अबाउट अ सर्टेन फिनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, मीन्स कि ये चेंज भी हो सकती है और या इसे रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये सिंपल होनी चाहिए, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, ताकि इसके अंदर जो है वो चेंजेस कर सकें। एक ऑब्जर्वेशन थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में होता है। इस तरह एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह से है। इस हाइपोथेसिस का आंसर यस भी हो सकता है, बट ये एक गैस है। ठीक है, और हाइपोथेसिस की ज़रूरत में प्रेजेंट किया जा सकता है, इसे हाइपोथेसिस की सूरत में भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मीन्स मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम स्टेप पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन इज़ द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है किसकी, हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए सर्टेन डिडक्शन और लॉजिकल प्रेडिक्शन की जाती हैं। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि डिडक्शन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है डिडक्शन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है किसकी, हाइपोथेसिस की, हम ये भी कह सकते हैं। इसलिए किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत, इसके लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से है तो मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम के जार्म्स मौजूद होंगे, इसका मतलब, जबकि हेल्दी पीपल्स के ब्लड में, यानी कि जो हेल्दी पर्सनस हैं उनके ब्लड में ऐसा नहीं होगा। इस बात को एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अब देखेंगे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। अब द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी ईदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट। अब डिडक्शन को टेस्ट करना है कि ये जानने के लिए कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं। ठीक है, हाँ, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्चुअली डिडक्शन को टेस्ट करने का मकसद हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। मीन्स अब साइंटिस्ट अपनी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइक वो एक एक्सपेरिमेंट एक मरतबा करेंगे सही नहीं आएगा, 2 मरतबा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, तो वही कई मरतबा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब सेम आंसर आएगा तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके पास एक लॉ या थ्योरी बन जाती है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप। इसकी एक्सपेरिमेंट की 2 टाइप्स हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप। दोनों फॉर एग्जांपल, अब एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के दोनों ग्रुप्स के लोगों को सेम कंडीशन में
बायोलॉजिस्ट ने रखा, ठीक है। ये मलेरिया की उसकी बात कर रही हूँ मैं, जो मलेरिया की जो स्टडी है उसी की बात कर रही हूँ मैं, कि दोनों ग्रुप्स के लोगों को एक सेम कंडीशन में रखा गया कि मलेरिया की जो रियल कॉज है वो फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट ने मलेरिया के 100 पेशेंट्स लिए, और 100 पेशेंट्स मलेरिया के लिए और 100 पेशेंट्स जो थे 100% सॉरी वो उसके लिए सिंपल हेल्दी पर्सनस लिए, उनके ब्लड सैंपल्स लिए और उनको एग्ज़ामिन किया। तो अब रिज़ल्ट क्या आया देखें। रिज़ल्ट किस लिए होता है कि रिज़ल्ट वेरीफाई करता है डिडक्शन को और फाइनली हाइपोथेसिस को। अब एक्सपेरिमेंट से ये बात पता चली कि जो मलेरिया के तमाम पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि हेल्दी पर्सनस के ब्लड में नहीं मौजूद था। तो इन रिज़ल्ट ने डिडक्शन को वेरीफाई किया और फाइनली जो है हाइपोथेसिस जो था मलेरिया, हाइपोथेसिस जो था कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, तो ये क्या हुआ कि वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है थ्योरी। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंफर्म द हाइपोथेसिस इमीडिएटली। मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाइपोथेसिस फ़ौरन ही कंफर्म हो जाए, लेकिन जैसे जैसे एविडेंस जमा होते हैं, एविडेंस जमा होते रहते हैं, वैसे वैसे हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस इंक्रीज़ होती रहती है और फिर फाइनली वो प्रमोट होकर थ्योरी बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हाँ ओवरव्यू देख लेते हैं इसके कि आज हमने क्या स्टडी किया। स्टेप्स स्टडी की बायोलॉजिकल मेथड के, जिसमें हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से जो है वो डिफरेंट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है रिज़ल्ट कि वो एक्सपेरिमेंट जो किया उसका रिज़ल्ट क्या आया, और उसके बाद लॉ। तो ये था आज हमारा जो लेक्चर बायोलॉजिकल मेथड का। नेक्स्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स। If you like my videos, please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get recent updates and ask your question in the comment section. Thank you.